Hello everyone and good afternoon. So in today's class, what we are going to read is alternating current. I already started with this topic in the previous class, and today class will be basically extension into this topic. We will be largely discussing various circuits where voltage source will be alternating, right? So let's get started with the revision of whatever we studied in the previous class. तो हमने क्या क्या पढ़ा था? देखो हमने EMI को तो फिनिश कर लिया था, so I'm not going to discuss EMI again. Then not as a revision itself, sorry, not as a revision also, but like in the previous class, I discussed a bit of alternating current. So that alternating current portion I will be again discussing. Okay. So just a quick revision of what we studied about alternating current in the previous class. So हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिकली ये पढ़ा कि जब AC वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू अप्लाई करेंगे, रजिस्टर में अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर है और यहाँ पर अगर वोल्टेज AC हो तो सर्किट कैसे वर्क करेगा, दैट वी स्टडीड, राइट? अब यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या था. सो वी स्टडीड व्हाट इज AC. वी स्टडीड जब AC वोल्टेज को प्योरली रजिस्टिव AC वोल्टेज को जब हम लोग एक रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, then that is your purely resistive circuit that we studied. And also we went through like we were to discuss this power delivered in a purely resistive circuit, ये हमने डिस्कस नहीं किया था. And representation of AC current and voltage by phasors. So largely phasors को भी discuss करना होगा. These two things we did already. Done. So let's go through it first. तो हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज AC. AC में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ करंट में देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ करंट. वन इज योर डायरेक्ट करंट एंड अनदर इज योर अल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम. इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड. If it is changing its magnitude, then only it can be DC. Then only it can be DC, yes. But अगर ये direction change कर रहा है तो वो DC नहीं होगा, ठीक है? Then that will become what? AC. So current which changes direction at regular interval with time, that will be called alternating current, है ना? हमने पढ़ा भी था. अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का या वोल्टेज का सिंबल क्या होगा. सिंबल कुछ ऐसा होगा. अगर ऐसा कुछ दिख रहा है इट मींस दिस इज, अगर वोल्टेज के लिए हमने कुछ ऐसा साइन यूज किया है इट मींस दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, राइट? तो ये है. अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जैसे हमने जनरेटर में पढ़ा था, जनरेटर हमें जो वोल्टेज जनरेट करके दे रहा था उसका वैल्यू कितना था. दैट EMF वाज हाउ मच, NABW साइन ओमेगा टी, राइट? ऐसा कुछ था. डन. सो यहाँ पे ये EMF का एम्पलीट्यूड था और ये हमारा EMF कैसे वैरी कर रहा है वो बता रहा था. डन. तो सिंपली जो हमें जनरेटर से जो EMF जो जनरेट होकर मिला था दैट वाज अल्टरनेटिंग वोल्टेज. डन. सो AC is generally represented by what? Sine curve. अब यहाँ पे देखो वोल्टेज को हमने Vm sin ओमेगा t लिखा है. दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ये साइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे. तो आप ध्यान से देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का क्या क्या मीनिंग होगा, दैट वी विल सी. ओमेगा का क्या मतलब है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज. ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज. And what is this Vm? Vm is basically this. Vm is basically the amplitude of voltage here. Maximum value of voltage that it can take. That is your Vm. ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम लोग AC को अब ओवर DC क्यों प्रेफर करते हैं, है ना? प्रेफर करने का रीजन क्या है? देन दैट वाज द थिंग. सो व्हाई वी प्रेफर AC ओवर DC क्यों करते हैं? पहला रीजन ये था कि जो AC है वो उसको इजीली एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट वी विल रीड इन ट्रांसफॉर्मर. ओके. एंड सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि अगर AC को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तक तो लॉस इन पावर क्या होता है? कम से कम होता है. DC में पावर लॉस ज्यादा होता है. वो क्यों होता है? आई सेड इन यस्टरडे क्लास भी कि रीजन आई विल डिस्कस लेटर. ठीक है. So that we will do later. Now AC voltage applied to a purely resistive circuit. Done. So now what we are going to do, हमारे पास एक AC वोल्टेज है जिसको हमने किसके क्रॉस कनेक्ट किया है? रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया है. अब आप यहाँ पे देखो मैंने वोल्टेज को रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया तो क्या होगा? Done. This is your resistor. VR is voltage drop across resistor. This is alternating voltage.
Then VR is what? Instantaneous voltage across R. This is voltage drop at any time t. Done. हमने ये चीज किया भी था. V is your instantaneous voltage of the voltage source, right? And this is your maximum voltage, you already know. Now if you are going to calculate value of current in the circuit, तो मैंने बताया था कि current को कुछ भी suppose कर लो कि for a time being ये plus है ये minus है, current ऐसे जाएगा. So what will be the value of current? उसके लिए क्या करोगे? KVL लिखोगे. And if you are going to write the KVL as we did in the yesterday class, क्या मिलेगा हमें? V minus VR equal to 0. We have already done it, इसलिए मैं रस कर रही हूँ. Vm sin ओमेगा टी IR होगा. I का वैल्यू क्या होगा? Vm sin ओमेगा टी बाई R. Vm बाई R को हम क्या लिखने वाले हैं? Vm बाई R को हम लिख रहे हैं मैक्सिमम करंट IM. That is your peak value of the current. That is your amplitude of the current. That is Vm by R sin omega t. Okay. नाउ मैथमेटिकली हमने ड्रॉ किया था इन दोनों को सेम ग्राफ में. हमारा वोल्टेज क्या था? वोल्टेज क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी. करंट को हमने क्या लिखा? आई नॉट साइन ओमेगा टी. दोनों ही साइन कर रहे हैं, दोनों की एम्पलीट्यूड में ओनली डिफरेंस है. तो हमने यहाँ पे देखो रेड है तुम्हारा वोल्टेज कर्व एंड ग्रीन है तुम्हारा करंट कर्व, है ना. तो वोल्टेज और करंट कर्व को हमने इस तरह से ड्रॉ किया सेम ग्राफ में. बोथ आर साइन कर्व, तो कुछ ऐसा दिख रहा है. Done. So you can see here clearly कि जब तुम्हारा वोल्टेज पीक वैल्यू को अटेन कर रहा है उसी टाइम पे हमारा करंट भी पीक को अचीव कर रहा है, राइट. सेम यहाँ पे देखो, जब मेरा वोल्टेज मिनिमम वैल्यू को जा रहा है उस वक्त ही हमारा करंट भी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, यानी कि दे आर इन सेम पेज. सेम पेज का मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं. तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं. देखो दोनों का ही फेज टाइम के साथ क्या है? सेम है. सेम एंगल पे होंगे दोनों एक टाइम पे. डन. सो दैट इज वाई ऐसे भी फेज जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा वेव में 11th क्लास का लास्ट चैप्टर. जैसे यहाँ पे देखो वोल्टेज को क्या लिख रहे हो? वी नॉट साइन ओमेगा टी. करंट को क्या लिख रहे हो? आई नॉट साइन ओमेगा टी. फेज क्या होता है तुम्हारा? जो भी एंगल का वैल्यू साइन के अंदर है या कॉस होगा तो कॉस के अंदर है, उसको फेज बुलाते हैं. तो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी. सो फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज व्हाट? 0. डन. सो दिस इज दैट. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट का सम निकालूं ओवर वन कंप्लीट साइकिल मतलब 2 पाई अप टू ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, दैट इज योर वन साइकिल, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट वन साइकिल, तो वन साइकिल में आप देख सकते हो, हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं. हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव करंट. अगर मैं इन दोनों को सम करके एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है. तो एवरेज करंट ओवर वन साइकिल विल बी 0. सिमिलरली एवरेज वोल्टेज ओवर one complete cycle will be what? 0. So average current is also 0. Done. Next what we were going to read is, that's the next thing. तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Power developed in a purely resistive circuit. जैसे अभी अभी हमने देखा कि एवरेज करंट इज 0, है ना. एवरेज वोल्टेज भी क्या था? 0 था. हमने देखा अभी अभी एवरेज करंट वो 0, एवरेज वोल्टेज वो 0. तो क्वेश्चन ये है कि पावर जो होता है वो I इंटू वी होता है, तो क्या एवरेज पावर भी 0 होगा? दिस इज अ क्वेश्चन. डन. सो विल इट हैपन और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन. सो लेट्स सी नाउ अहेड. So what we are going to read now, next we are going to read instantaneous power dissipated. हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? पावर निकालने जा रहे हैं. ठीक है. एवरेज पावर we will calculate. So how to calculate the average power? Let's see that now.
तो सब उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। सो पावर कैसे लिखते हो, अभी अभी मैंने बोला आई इंटू वी करो। अगर आई को लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, देन वी को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। So power, instantaneous power at any time t can be written as what? I naught sin omega t into v naught sin omega t। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो I naught तुम्हारा क्या था, अगर देखो ध्यान से I naught was v naught by r। So v naught can be written as what? V naught can be written as what? I naught r। So यहाँ पे I naught into v naught I naught r क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज डन एट एनी टाइम टी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। सो एवरेज हम लोग किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, अगर पावर का एवरेज निकालना है तो पी डी टी इन वन साइकिल डिवाइडेड बाई दैट टाइम, done। So this is how we calculate power, right? Sorry, we calculate average of anything। जैसे अगर तुम्हें करंट का एवरेज निकालना है तो क्या लिखोगे, आई डी टी इन वन टाइम इन वन साइकिल, या फिर किसी भी टाइम के लिए एवरेज निकालना है। It can be one cycle, it can be half cycle, it can be 1/4 of the cycle। So जैसे भी तुम्हें पावर निकालनी है, whatever time you want to take, that time you can take, right? So यहाँ I dt you calculate like this and then you divide with the time। This is how we calculate what? This is how we calculate average। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ अब आप क्या करो, P का वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सो आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टाइम से डिवाइड किया है, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, आई एम स्क्वायर आर इज अ कांस्टेंट। सो राइट हियर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई t, ठीक है। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक कर दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, राइट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, बट हियर इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो वी नीड टू ब्रेक इट इनटू सिंगल पावर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं इसको, तो लिख डालो। So if you're going to write it, you will get something like that। अब आप इसको ब्रेक कर दो। Now this is just the integration, ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो, but I am doing still। So यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, हाफ का टर्म जो यहाँ है उसको बाहर ले जाओ, 1/2 था ना। So 1 माइनस cos 2 omega t dt। So what you need to do, you need to integrate 1 dt minus cos 2 omega t dt। Now this is very simple। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, दो इंटीग्रेशन है, एक है तुम्हारा 1 dt और दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, cos 2 ओमेगा t dt। डन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, t ऐसे लिखोगे t, और अगर यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो t हो जाएगा, ठीक है। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 ओमेगा, राइट। सो दिस वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 0 से t। अगेन साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू, जैसे ये तुम्हारा, ये अगर इस साइन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका क्या मतलब है, इस टर्म का मतलब ये है कि cos 2 ओमेगा टी का समेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन। तो cos 2 ओमेगा टी का समेशन ओवर वन साइकिल, और वन साइकिल में cos थीटा का समेशन क्या होता है, 0 होता है। सो ये टर्म ऐसे भी जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना तो तुम्हें 0 मिलेगा। सो दिस इज 0। व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट नाउ, दिस इज 0, राइट। सो पावर कितना हो जाएगा, हाफ आई एम स्क्वायर आर। कैसे आया, जैसे यहाँ पे देखो ये जो टर्म है, दिस इज योर
this became your 0, right? So if this is becoming 0, this t will get cancelled and P average will become Im square R by 2. ठीक है, so यहाँ पे देखो P average तुम्हारा क्या हो जाएगा, Im square R by 2. Done. So this is power. So if there is a resistor connected to a AC voltage, its voltage value is given as this and resistance is given as this, then average power dissipated is how much? Im square R by 2. Similarly, if you are taking another circuit like this and there is a DC voltage, suppose कर लो V है, यहाँ पे R है, so यहाँ पे पावर क्या लिखोगे, I स्क्वायर R. डन. सो यहाँ एसी के केस में जो पावर दिख रहा है मुझे वो I करंट का स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई 2 है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R होता है. अगर मुझे इन दोनों को सेम लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेस करना है, कहने का मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 1 है, simply current ka square into R is the power, right? So if we want to write average power in AC circuit in the same form as we write it in DC, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो DC power I square R लिखते हैं. Done. So we can do one thing. हम लोगों ने किया क्या कि AC power को क्या लिख सकते हैं, Im by root 2 into Im by root 2 into क्या करोगे, R. So this is your, इस करंट को क्या बुला दिया लोगों ने, IRMS into R. So this is how much, IRMS का square into R. So this is your RMS current. ठीक है. अब देखो AC पावर को भी हम लोग कैसे लिख रहे हैं, सम करंट का स्क्वायर इनटू R. DC पावर कैसे लिखते हैं, करंट का स्क्वायर इनटू R. So in the same form we are expressing now. Done. And this current is your called what, RMS current, root mean square current. ठीक है, डन है. So IRMS कैसे लिखोगे, देखो, to express AC power in the same form as DC power, RMS current is defined. ठीक है, हमने RMS current क्यों डिफाइन किया, so that AC और DC पावर को सेम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. So that is your this. IRMS is how much, Im by root 2. 1 by root 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.707. So this is this. Later when I will go through question, I will make you understand कि RMS करंट निकाल कैसे सकते हैं अगर हमें करंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिया हुआ है. ठीक है, अगर मेरा करंट इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो RMS करंट कितना हो जाएगा, देन यू कैन राइट I नॉट बाई रूट 2. बट इफ I इज गिवन एज की I चलो फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t समथिंग ऐसे गिवन, तो RMS करंट कैसे निकालेंगे, whatever is given we will see that later. ठीक है, done. So that we will see when we will go into the question. अभी के लिए इतना समझो. Now AC मीटर एंड वोल्टमीटर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी तक हमने जहां भी पढ़ा, जैसे हम लोग डीसी सर्किट को हमने डील किया, करंट चैप्टर को पढ़ा, तो हम देख रहे थे वहां भी हमने क्या यूज किया था, अमीटर यूज किया, वोल्टमीटर यूज किया, राइट. अमीटर का काम क्या था, अमीटर का काम था करंट मेजर करना, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करके दे रहा था हमें. और हमने जो भी अमीटर और वोल्टमीटर यूज किया था वो डीसी अमीटर था, डीसी वोल्टमीटर. व्हाट इज डिफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग कि ये जो अमीटर है, वोल्टमीटर है, वो मेजर क्या करता है. तो सबसे पहले ये चीज देखो, ये तो पता है कि अमीटर करंट मेजर करता है, लेकिन जो डीसी अमीटर है ना, ध्यान से, इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है. डीसी अमीटर जो है तुम्हारा वो एवरेज करंट मेजर करता है. कौन सा करंट मेजर करता है, एवरेज करंट. उसी तरह से डीसी वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये करेगा तुम्हारा एवरेज वोल्टेज को मेजर करेगा. ठीक है, एवरेज वोल्टेज. डन. अगर हमने डीसी अमीटर को एसी सर्किट में लगा दिया, सपोज कर लो हमारा रजिस्टर ऐसा था, यहाँ पे हमने डीसी अमीटर लगा दिया, ये हमारा बैटरी है, एसी वोल्टेज है ऐसा, तो ये डीसी अमीटर क्या मेजर करेगा, एवरेज करंट. और हमने अभी अभी पढ़ा कि एवरेज करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट इज व्हाट, 0. तो यहाँ पे तुम्हारा अमीटर जो रीडिंग देगा वो हमेशा क्या रीडिंग देगा, 0 देगा, क्योंकि डीसी अमीटर, डीसी वोल्टमीटर एवरेज वैल्यूज को मेजर करता है. सो वी कांट यूज डीसी अमीटर, डीसी वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग करंट वैल्यू इन द केस ऑफ व्हाट,
एसी सर्किट, तो हम क्या यूज करेंगे, एसी अमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर। देन अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन दो बार आया है, ठीक है, कि हम लोग एसी सर्किट में किस तरह का अमीटर यूज करते हैं और वो किस चीज को मेजर करता है। देन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे अब ध्यान से देखना इस टॉपिक को, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और वोल्टेज होता है दैट इज मेजर्ड बाय एसी अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, एसी अमीटर या वोल्ट मीटर। एक चीज और है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा था तुम्हारा असर्शन एंड रीजन में आया था कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एसी अमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर वो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना नहीं है बट समटाइम्स ये पूछता है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, दीज आर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बस इतना याद रखना। एंड दे मेजर ओनली वर्चुअल वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। इसका क्या मतलब, इसका पहला मतलब तो ये है कि ये एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करता जैसा कि डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर करता है। वो लोग एवरेज वैल्यूज मेजर करते हैं, जो हमारा एसी अमीटर है वो एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करता, वर्चुअल वैल्यू मेजर करता है। वर्चुअल वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, दैट वी विल सी लेटर। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग पार्ट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर एंड नॉट ऑन आई। तो एक चीज ध्यान से देखो, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसमें ऐसा कुछ निडल होता है, ठीक है। अगर ये निडल का डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन तुम्हारा आई एवरेज पे डिपेंड करता तो डिफ्लेक्शन 0 होता यहाँ पे, क्योंकि एसी सर्किट में एवरेज करंट क्या हो रहा था, 0। दैट इज वाई डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग पार्ट जो है वो आई पे डिपेंड नहीं करता, आई स्क्वायर पे डिपेंड करता। तो हम लोग आई स्क्वायर के एवरेज वैल्यू को ही यहाँ पे कैलिब्रेशन का बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है, मैं ब्रेक कर दूंगी सारे पॉइंट्स को, डोंट वरी। सो दिस इंश्योर दैट डिफ्लेक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, आई स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर कर दिया तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। देन फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर 0 नहीं होगा, है ना, एंड हेंस स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड। डन। अब देखो यहाँ पे एज इट मेजर्स रूट मीन एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, यानी कि ध्यान में ये रखना है तुम्हें कि जो डिफ्लेक्शन है, या फिर एक काम करती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ कि जो तुम्हारा एसी अमीटर होगा, एसी अमीटर ले लो या एसी क्या ले लो, वोल्ट मीटर ले लो, ये किस वैल्यू को मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि आरएमएस क्या होता है, ठीक है, दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देन सो एसी मीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू को रीड करके देता है, एसी वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू को रीड करके देता है। और इस हेडिंग के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो डीसी मीटर होता है, डीसी वोल्ट मीटर होता है, वो एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज है। तुम्हें याद क्या रखनी है इसमें, एक तो ये चीजें याद रखनी है कि कौन क्या मेजर करता है। दूसरी चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि एसी सर्किट में अगर डीसी मीटर को हमने लगाया तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डीसी मीटर एवरेज करंट मेजर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। तुमसे अगर पूछता है डिफ्लेक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन केस ऑफ एसी, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, दैट इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट एवर वैल्यूज इट इज मेजरिंग, दैट इज आरएमएस। सो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नाउ वी विल रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर फेजर। ये काफी इंपॉर्टेंट, एसी सर्किट को अगर सही से समझना है तो फेजर हमें पता होना चाहिए। और अगर एसी सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व करना है, बहुत ही इजीली, वी शुड नो फेजर। फेजर क्या है, वेक्टर है, कुछ भी नहीं। सो फेजर इज व्हाट, वेक्टर। इट इज अ वेक्टर जिसका लेंथ क्या बताता है, एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, यानी कि कुछ ऐसा होगा फेजर। इसका लेंथ क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वैल्यू। अगर वोल्टेज फेजर बना रहे हो तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, अगर करंट फेजर बना रहे हो तो करंट का एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये डायरेक्शन किधर का बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि वो कितने एंगल्स पे, जैसे आई को तुमने क्या लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जैसे जैसे टी चेंज करेगा ओमेगा टी चेंज करेगा, एंगल्स भी चेंज होंगे, दैट विल सी लेटर। चलो आगे देखते हैं।
सो फेजर इज अ वेक्टर, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज फेजर को मैंने दिखाया। सो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा होता है, साइन कर्व था। वोल्टेज को हमने कैसे लिखा था, Vm साइन ओमेगा टी। सो साइन कर्व, इसको अगर फेजर की तरफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने तुम लोग को ये कौन से क्लास में बताया था, वीकेंड क्लास में भी बताया था कि फेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बनाओगे, है ना। और अगर तुम्हें फेजर बनाना है एट t इक्वल टू 0 बनाना है, सपोज एट t इक्वल टू 0, सो एट t इक्वल टू 0 एंगल कितना होगा, एंगल पे जाओ पहले। तो t इक्वल टू 0 मीन्स एंगल 0, है ना। तो 0 एंगल ये होगा, यही है ना 0 एंगल का लाइन। सो इनिशियली मेरा फेजर कहाँ होगा, ऐसे होगा वोल्टेज फेजर। तो देखो इनिशियली ऐसे बनाया गया, डन। एनी टाइम t पे अगर वोल्टेज फेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना है कि जो फेजर है वो रोटेट करेगा, जो फेजर है वो रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा वो, ऐसे, अबाउट द ओरिजिन विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अगर मैंने उस क्लास में भी बताया था कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है, फेजर इनिशियली इधर है, अगर तुम्हें पॉजिटिव एंगल लेना है, जैसे अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग एंगल का साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगल का साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो सबसे पहला चीज फेजर क्या है ये तो समझ गए तुम लोग। दूसरा ये है कि फेजर को अगर कोई भी टी टाइम पे ड्रॉ करना है तो कोई भी टी टाइम का एंगल लेना होगा, उसके लिए फेजर को रोटेट करना होगा। तो फेजर रोटेट होगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंगल पॉजिटिव है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इस तरह से फेजर देखो रोटेट कर रहा है। इनिशियली फेजर कहाँ था तुम्हारा, फेजर इनिशियली यहाँ था। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो फेजर इधर, जैसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, डन। जैसे जैसे ग्राफ तुम्हारा आगे की तरफ बढ़ेगा, फेजर भी क्या होगा, इस तरह से रोटेट करेगा। कहने का मतलब लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे हमने फेजर ऐसा बनाया। अगर मुझे इस टाइम पे फेजर बनाना है सपोज, सो इस टाइम पे एंगल कितना है, ओमेगा टी, प्लस ओमेगा टी मैं बोल रही हूँ, तो किधर रोटेट करना है मुझे, प्लस ओमेगा टी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर जाओगे तो फेजर ऐसा हो गया। ठीक है, यानी कि फेजर का लेंथ क्या बताता है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, एंगल बताया कि वो कितना चला है, कितने टाइम तक वो कवर कर चुका है, डन। उसके बाद अगर तुम्हें बताना है कि इस टाइम पे वोल्टेज का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फेजर से, सपोज कर लो तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि टी टाइम पे मेरा फेजर वोल्टेज फेजर ऐसा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मुझे ये बताओ कि उस टी टाइम पे वोल्टेज का वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू है 5 वोल्ट, लेंथ कितना है, 5 वोल्ट के प्रोपोर्शनल है, डन। अगर लेंथ ऑफ द वेक्टर 5 वोल्ट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि पीक वोल्टेज कितना दिया हुआ है तुम्हारा 5 वोल्ट, टी टाइम पे कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री। तुमसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस विल गिव यू व्हाट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। सो अगर इस निकालना है तुम्हें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो कैसे करोगे, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाल लो, इसको वाई मान लो। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई बाई दिस एंगल इज 30, देन दिस विल बिकम 60, राइट। सो वाई बाई 5 क्या लिखोगे, वाई बाई 5 लिखोगे cos 60। सो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। So it is important कि फेजर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन टू द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। ठीक है, डन। सो अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन ऑफ फेजर, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। सो दिस इज डन। नाउ फॉर एनी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ये बनाया गया है फेजर, कैसा होगा, सो ये ऐसा दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज क्या था, V0 साइन ओमेगा टी था, करंट क्या था तुम्हारा, करंट था Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, डन। सो अब आप ध्यान से देखो फेजर बनाना कैसे, फेज को ध्यान से देखो, करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम है, यानी कि कोई भी टाइम टी पे दोनों सेम एंगल बनाएगा, इसलिए कोई भी टाइम T1 पे दोनों एंगल बनाया ये। और
करंट फेजर अगर इधर है तो वोल्टेज कुछ ऐसे, दोनों का लेंथ डिफरेंस होगा, एंगल दोनों सेम एंगल पे होगा क्योंकि दोनों का फेज क्या था, सेम। ठीक है, सो दिस इज योर फेजर। करंट एंड वोल्टेज फेजर को वेरियस टाइम्स दिखाया गया है। ठीक है, डन है। यानी कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, दोनों सेम फेज में है तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री। डन। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब मैं देखो एक बार समरी कर देती हूँ। हमारा जो हमने क्या पढ़ा अभी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, एसी वोल्टेज दिया था। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या था, Vm sin ओमेगा टी। करंट रेजिस्टेंस कितना था, R, तो करंट कितना आया हमारा, Vm sin ओमेगा टी बाई R, दैट इज योर Im sin ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा आया। ठीक है, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया। इस केस में हमारा एवरेज पावर कितना आया जो हमने निकाला था, वो था हमारा Vrms इंटू IRms। ठीक है, Vrms इंटू IRms। Vrms का वैल्यू कितना होगा, V0 बाई रूट टू, यानी कि Vm बाई रूट टू। IRms कितना होगा, Im बाई रूट टू। ठीक है, दिस वाज द एवरेज पावर वी गॉट। एंड थर्ड थिंग दैट वी डिड वाज वी हैव ड्रॉन द फेजर। तो फेजर कैसे बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो देखो वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी, साइन के अंदर जो भी एंगल होगा वो फेज होगा। तो वोल्टेज का फेज इज ओमेगा टी, करंट का फेज इज ओमेगा टी, फेज डिफरेंस इज 0, यानी कि करंट फेजर और वोल्टेज फेजर सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों का लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इनमें से एक करंट फेजर होगा, एक वोल्टेज। Now what we are going to read, AC voltage applied to an inductor. Now we are going to take an inductor and through it, across it we are going to apply an AC circuit. यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे, करंट निकालेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे और फेजर बनाएंगे। ठीक है, तो दिस थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। चलो फास्ट करते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाई टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक एसी सोर्स ले लिया, इंडक्टर लगा दिया। VL क्या होगा, तुम L क्या है तुम्हारा, ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है। डन। दिस इज योर वोल्टेज, टर्म से तुम लोग वाकिफ हो। दिस VL इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस R, and what is this V, instantaneous voltage of the voltage source, and what is VM, that is your maximum voltage. Done. हमें क्या निकालना है, सर्किट में करंट निकालना है। तो कोई भी टी टाइम पे सपोज कर लो ये प्लस है ये माइनस। ठीक है, केवीएल लिख डालो। अगर तुम केवीएल लिखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से चलो ए पॉइंट से चलो। सो अगर ए से चलोगे तो VA प्लस क्या लिखोगे, VM साइन ओमेगा टी। करंट के डायरेक्शन में जब हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस चलते हैं तो माइनस साइन देते हैं, माइनस L इंटू DI बाई dt, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था इस चीज को, इक्वल टू VA। सो हमें क्या दिख रहा है, Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L DI बाई dt। अब ये सिंपल दिख नहीं रहा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो DI को क्या लिखेंगे हम लोग, DI को क्या लिख सकते हो, DI को लिख सकते हो Vm बाई L साइन ओमेगा टी dt, लिख सकते हो ना। और इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जब हम लोग इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ द करंट। तो चलो वो करते हैं। सो यहाँ हमने केवीएल लिखा, हमें ऐसा कुछ मिला, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम सबको पता होगा, ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये होगा। सो हमने लिखा यहाँ पे माइनस Vm बाई ओमेगा L हो गया, ओमेगा एक बाहर आया, है ना। अभी भी लिखा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। सो दिस ओमेगा विथ L बिकेम ओमेगा L माइनस Vm बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे जो I है वो करंट इन अ AC सर्किट है। डन। सो दिस I इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल वैल्यू। और अगर हम लोग करंट निकाल रहे हैं जो कि एक वेरिएबल है और वहां अगर मुझे कोई कांस्टेंट मिल रहा है तो वो कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मस्ट बी 0, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग वेरिएबल करंट, राइट। एंड इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल करंट हमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं मिल सकता। सो
So this constant must be what? 0. Integration constant is what? 0. Done. So अब हम लोग क्या लिखेंगे? देखो माइनस cos ओमेगा t को क्या लिख सकते हो? sin ओमेगा t minus pi by 2. You already know this. This is what? तुम लोग पढ़े होगे पहले भी. अब आप ध्यान से देखो, आई को क्या लिखेंगे? जैसे हमारा करंट का वैल्यू क्या आया था, अगर ध्यान से याद करो तो आई इक्वल टू कितना आया था? आई इक्वल टू आया था माइनस बी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. अब देखो माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने क्या लिखा? इसको हमने लिखा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. डन. ऐसा कुछ लिखा. डन. ये देखो वी एम बाई ओमेगा एल, इस चीज को हम क्या लिख रहे हैं? इस चीज को लिख रहे हैं मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. तो चलो इन्हीं चीजों को हमें देखना है. अब ध्यान से देखो, यानी कि यहाँ करंट का वैल्यू क्या आया? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. आई एम क्या है तुम्हारा? वी एम बाई ओमेगा एल. ओमेगा एल को क्या बोलेंगे? दिस इज अ न्यू एडिशन. ठीक है, इस चीज को मार्क कर लो. ये ओमेगा एल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि ये जो इंडक्टर है ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, that is getting measured by XL and that is equal to omega L. So this is called inductive reactance. अगर क्वेश्चन में पूछता है calculate inductive reactance, so you have to calculate what? Omega L. Omega value you will get from here, right? So this is inductive reactance. So I am equal to what? Vm by XL. Vm by omega L, that is XL. Then SI unit of XL क्या है? ये एक resistance ही है. XL क्या है? इतना रेजिस्टेंस तुम्हारा इंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है. सो ये रेजिस्टर की तरह ही है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम ही होगा. ठीक है. एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट? वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर फर्स्ट. फेजर कैसे बनाएंगे? अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को करके दिखाती हूँ. फेजर बनाने के लिए पहले ऐसे करोगे. ठीक है. फेजर किसका बनाना है? अगर सर्किट है तो करंट फेजर और वोल्टेज फेजर दो ही ड्रॉ करने हैं तुम्हें. ठीक है. फेजर बनाने से पहले उसका इक्वेशन लिख लो. वोल्टेज हर केस में क्या है हमारा? वी नॉट साइन ओमेगा टी पहले से हमने ले रखा है. करंट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है. तो चलो पहले हम लोग वोल्टेज फेजर को चलो ड्रॉ करते हैं. सो वोल्टेज फेजर टी टाइम पे कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी. तो सपोज कर लो ये एंगल मेरा ओमेगा टी. ठीक है. तो वोल्टेज फेजर मेरा इधर होगा. ठीक है. अब हमें क्या बनाना है? करंट फेजर. करंट फेजर देखो एंगल मेजरमेंट मैंने हमेशा बोला यहाँ से स्टार्ट होगा. स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम हियर. ठीक है. क्योंकि ये एंगल क्या है? ये 0 लिया था ना हमने, तो एंगल मेजरमेंट कहाँ से होगा? एक्स एक्सिस से जो थीटा इक्वल टू 0 का लाइन है वहां से होगा. ठीक है. सो एंगल का मेजरमेंट यहाँ से करना है. अब देखो वोल्टेज के लिए एंगल मेजरमेंट हमने यहाँ से किया प्लस ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्लस एंगल मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट फेजर बनाओ. करंट फेजर के लिए एंगल क्या है? टी टाइम पे. टी टाइम पे एंगल ये है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. तो सबसे पहले प्लस ओमेगा टी एंगल कवर करोगे, उसके बाद माइनस पाई बाई 2. कैसे जाओगे? सही से ड्रॉ करो. तो देखो यहाँ एंगल मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे. प्लस कितना जाना है? ओमेगा टी. सो प्लस ओमेगा टी. एंटी क्लॉकवाइज प्लस जाना था, एंटी क्लॉकवाइज कितना माइनस जाना है? माइनस जाना है तुम्हें पाई बाई 2. सो इधर गया. ठीक है. यानी कि पहले यहाँ से प्लस ओमेगा टी और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री नीचे आना है, क्योंकि माइनस साइन है तो क्लॉकवाइज जाना होगा. तो ये यहाँ आया, यानी कि करंट फेजर मेरा ये हो जाएगा. ठीक है. दैट वी विल सी लेटर है. तो यहाँ पे देखो क्या है? ऑन कंपेयरिंग वोल्टेज को और करंट को अगर कंपेयर किया जाए तो करंट क्या हो रहा है? करंट बिहाइंड द वोल्टेज है. कितने एंगल से? पाई बाई 2 से, क्योंकि यहाँ एंगल है ओमेगा टी और यहाँ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? सबसे पहले तो देखो करंट का फेज क्या है, ध्यान से यहाँ पे लिखो. फेज ऑफ वोल्टेज क्या है? ओमेगा टी. फेज ऑफ करंट क्या है तुम्हारा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. कौन सा एंगल ज्यादा है? एंगल मोर कौन सा है? ये. लेस कौन सा है? ये, क्योंकि ओमेगा टी से पाई बाई 2 माइनस हुआ है. सो फेज डिफरेंस क्या करोगे? फेज डिफरेंस क्या करोगे? ज्यादा एंगल को कम से माइनस करोगे. सो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2.
so that will be pi by 2. Done. So कौन लैग कौन कर रहा है, जिसका एंगल कम है ना. So current lags the voltage by pi by 2. करंट कितना, फेज डिफरेंस कितना आया, pi by 2. सो करंट वोल्टेज से कितने लैग कर रहा है, pi by 2 से. So this is the phasor, right? We have already done it. And this is at any time t. हमने वोल्टेज फेजर ऐसा बनाया, तो वोल्टेज का वैल्यू एट एनी टाइम t मैंने बताया कैसे निकालोगे, y प्रोजेक्शन से, तो वही दिखाया है यहाँ पे. उसी तरह से करंट का वैल्यू एट एनी टाइम t फेजर डायग्राम से कैसे निकालोगे, उसके y प्रोजेक्शन से. दैट इज दिस. ठीक है, तो ये तो तुम लोग कर लोगे. नाउ पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, पावर कैसे निकालेंगे, I इंटू V, है ना. सो I क्या था हमारा और V क्या था, दोनों को लिखेंगे. तो ध्यान से देखो, पावर अक्रॉस इंडक्टर I इंटू V. I को क्या लिखोगे, Im साइन ओमेगा t माइनस pi by 2 इंटू Vm साइन ओके. सो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, डन है. तो यहाँ पे अब आप देखो क्या लिखोगे. तुम लोग ज्वाइन कर चुके हो, मुझे पता नहीं था एक्चुअली. सो यू पीपल आर हियर, आई डिडंट गेट नोटिफिकेशन. क्यों लेट आए हो तुम लोग. एनीवे, लेट्स नॉट किल द टाइम, लेट्स डिस्कस इट इन द लास्ट. ठीक है, सो पावर कैसे निकालेंगे, करंट इनटू वोल्टेज. करंट हमारा कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस pi by 2 आया, वोल्टेज ये था, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, आई एन वी एन साइन ओमेगा टी माइनस pi by 2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना माइनस कॉस ओमेगा टी, और इस ये यहाँ है साइन ओमेगा टी. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, तुम लोगों को याद होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखते हो, साइन 2 थीटा लिखते हो ना. तो एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग यहाँ लिख पाएंगे आई एम वी एम साइन 2 ओमेगा टी. डन. अगर हमें एवरेज पावर निकालना है, तुम लोग थोड़ा सा वाइज हो जाना कैलकुलेशन करते वक्त. अगर एवरेज पावर निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, किसका एवरेज निकालना होगा, माइनस आई एन वी एम साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज, है ना. अब देखो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट होता है, सो आई एम का एवरेज आई एम होगा, वी एम का एवरेज वी एम होगा, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, साइन के सिंगल पावर का एवरेज क्या होता है. सो अगर साइन का तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना. इसका एवरेज इन 1 साइकिल क्या होता है, 0. और साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा. तो तुम लोग 2 चीजें याद रखना एसी के केस में, एवरेज ऑफ साइन और कॉस क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, हाफ, जो कि हमने किया था आरएमएस करंट में, अभी किया. ठीक है, सो यहाँ देखो एवरेज पावर, साइन का एवरेज क्या हो जाएगा, 0. सो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ देखो, यहाँ सेम थिंग इज डन. सो दिस इज योर एवरेज पावर यू आर गेटिंग, है ना. बाई 2 मैंने लिखा नहीं क्या, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 लिख दो, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था ना मैंने. डन है. So what value we are getting this ultimately, and if we have to calculate the average of this will become what, 0, क्योंकि here average of, देखो ये जो साइन है ना, ये एवरेज का साइन है. So average of sin 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0. So average power consume क्या होगा, 0. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.3 है, इसको कर लेना. ठीक है, रेफरेंस क्वेश्चन है, प्लीज डू इट. डन. सो इंडक्टर इज ओवर. इंडक्टर में हमने क्या पढ़ा, इंडक्टर हमारा ऐसा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, यानी कि सर्किट में सिर्फ इंडक्टर था और एक एसी वोल्टेज था, है ना. वोल्टेज का वैल्यू कितना था, इतना था. इंडक्टेंस कितना था, एल था. तो करंट मेरा कितना आया, करंट आया वीएम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस pi by 2, है ना. यहाँ पे देखो एक्सएल हो गया तुम्हारा ओमेगा एल, इस चीज को क्या बुलाते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसका ऐसा यूनिट ओम होगा. दिस इज योर मैक्सिमम करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट. हमने फेजर बनाया था उसके बाद, तो फेजर कैसा दिखेगा, वोल्टेज फेजर कितने एंगल पे है, ओमेगा टी. करंट फेजर कितने एंगल पे है, ओमेगा टी माइनस pi by 2. सो प्लस ओमेगा टी जाओगे एंड देन यू विल गो माइनस pi by 2. सो यहाँ
-π/2 यहाँ से ही लोगे, ठीक है, इसलिए यहाँ, तो दिस विल बिकम योर करंट फेज, राइट, डन। तो एन एवरेज पावर कंज्यूम क्या है तुम्हारा 0। कहने का मतलब इन वन कंप्लीट साइकिल दिस इंडक्टर इज कंज्यूमिंग नो पावर, so this is power friendly, right, done। AC voltage applied to a capacitor, now what sort of circuit we are going to read। अब हम सर्किट में क्या लेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे और इसको एक ऐसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ भी हम लोग सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, करंट निकालेंगे क्या होगा, एवरेज पावर निकालेंगे क्या होगा, और बनाएंगे फेजर। तीन ही काम करना है हर सर्किट में। तो देखो क्या होगा, नोटेशन से अब तक तुम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हो। सो दिस इज कैपेसिटेंस, वीसी इज फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू CV लिखते हो ना। सो V को क्या लिखते हो, Q बाई C लिखते हो, है ना। एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स, VM इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोर्स। करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, KVL लिखेंगे, ठीक है। तो KVL लिखो, बहुत इजी है। सपोज कर लो एक किसी भी टी टाइम पे ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट KVL। सो इफ यू गोइंग टू राइट द KVL, VM sin ओमेगा t किसके बराबर हो जाएगा, जैसे V माइनस VC इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो ही वोल्टेज ड्रॉप दिख रहे, एक तो मेरा सोर्स है और दूसरा ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। अगर तुम यहाँ से चलोगे A पॉइंट से, इसको मैंने प्लस माना, इसको माइनस, तो क्या लिखोगे, VA प्लस VM साइन ओमेगा t, है ना। अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगा, यानी कि माइनस Q बाई C इक्वल टू VA। तो देखो V इक्वल टू VC, है ना, सो V इक्वल टू VC आएगा। VM साइन ओमेगा t किसके बराबर होगा, Q बाई C। मुझे क्या निकालना है, करंट, मुझे क्या मिला है, Q इक्वल टू क्या लिखोगे, C VM साइन ओमेगा t। सो करंट कैसे निकालेंगे, अगर Q पता है तो करंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डन। सो नाउ to find current we are going to do this, and if you are going to do this what you will get, C VM sin ओमेगा t को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। सो यहाँ आप, चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखाती हूँ। सो यू आर गोइंग टू डू dq बाई dt। dq बाई dt मीन्स क्या करने जा रहे हो तुम, VMC साइन ओमेगा t बाई dt, है ना। VMC कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यानी कि क्या कर रहे हो, d साइन ओमेगा t बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ। सो हियर यू विल गेट VMC ओमेगा cos ओमेगा t। So this is the value of current we are going to get, VMC ओमेगा cos ओमेगा t, डन। अब यहाँ पे देखो cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। हर चीज को साइन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज जो है ना वो तुम्हारा साइन फंक्शन में लिखा हुआ है, करंट को भी मुझे साइन फंक्शन में लिखना चाहिए टू कंपेयर देयर फेजेस। अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन अगर तुम्हारा दिया हुआ है साइन φ1 और दूसरा फंक्शन अगर दिया हुआ है cos φ2, तो तुम कह सकते हो पहले फंक्शन का फेज है φ1, दूसरे का है φ2, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि दोनों का फेज डिफरेंस है φ1 माइनस φ2। क्यों, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम नहीं है, एक साइन है एक कॉस है। कंपैरिजन तब कर सकते हो जब दोनों फंक्शन क्या हो, सेम हो। इसलिए अगर वोल्टेज को साइन फंक्शन में लिखा है हर जगह, तो करंट को भी मुझे साइन फंक्शन में लिखना चाहिए टू कंपेयर थिंग्स प्रॉपर्ली, टू कंपेयर देयर फेजेस, राइट। तो यहाँ पे देखो करंट क्या आया मेरा, VM C W cos के टर्म में आया है, ठीक है। सो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, cos ओमेगा t क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन ओमेगा t प्लस π/2। अगर आप इसको अब लिखो तो I इक्वल टू क्या होगा, IM मीन्स VMCW, ऐसा ही था ना, और इस ये क्या था तुम्हारा cos ओमेगा t, ऐसा ही आया था ना हमारा करंट। तो दिस इज दिस। अब देखो यहाँ पे किस किस टर्म को क्या बुलाया जाएगा, इस IM मैक्सिमम करंट को क्या बोल रहे, ओमेगा C VM, क्योंकि इसकी जगह पे ही हमने क्या लिखा है, IM लिखा है, डन। इसकी जगह पे क्या लिखा है, IM लिखा है। तो मैक्सिमम करंट क्या लिखा है इसमें,
अब देखो करंट है तो वो वोल्टेज बाई समथिंग होगा, सो यहाँ पे Vm बाई क्या लिख सकते हैं, 1/ωc लिख सकते हैं ना, डन। सो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 1/ωc, जैसे करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे वोल्टेज बाई समथिंग है, सो दिस समथिंग मस्ट बी द रेजिस्टेंस दैट इज कैपेसिटर इज ऑफरिंग, सो दिस इज योर Xc एंड दैट इज इक्वल टू 1/ωc, डन है। सो करंट इज व्हाट, maximum current, maximum voltage by Xc. Xc is what, 1/ωc. Again Xc का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है, डन। सो वी आर डन विथ करंट। करंट हमारा क्या आया, Vm by Xc sin omega t plus pi/2. Now what we are going to do, we are going to draw the phasor. अब देखो फेजर बनाना बहुत इजी है, वोल्टेज क्या है हमारा, वोल्टेज क्या था, V0 sin ओमेगा टी, सो वोल्टेज का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, करंट का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस pi/2, दोनों ही साइन फंक्शंस है, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो एक के लिए फेज एंगल क्या लिखोगे, प्लस वोल्टेज फेजर पहले बनाते हैं चलो, सो उसके लिए एंगल कितना लेना है तुम्हें, ओमेगा टी, एंगल मेजरमेंट कहाँ से करना होता है, ये लाइन से, सो ओमेगा टी जाओ प्लस ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वोल्टेज फेजर ये होगा। करंट फेजर बनाना है, करंट फेजर फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस pi/2, तो क्या करोगे, इतना एंगल प्लस है, सारे ही एंगल प्लस में, राइट, सो एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करोगे यहाँ से और कितने एंगल तक जाओगे, ओमेगा टी और प्लस pi/2, यानी कि कहीं इधर जाओगे, है ना। सो दिस इज योर करंट फेजर। अब यहाँ पे देखो कौन आगे है और कौन पीछे, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, राइट, बाय व्हाट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय pi/2, दिख रहा है, एक का फेज है ओमेगा टी, दूसरे का फेज है ओमेगा टी प्लस pi/2, करंट का फेज ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, pi/2 से, सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ pi/2। अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट फेजर को हम ऐसे बना सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डन। और ये तुम्हारा क्या है, करंट का प्रोजेक्शन, वोल्टेज का प्रोजेक्शन, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना, वो मैंने पहले भी डिस्कस करा है, तो दिस आर द सेम थिंग्स। नाउ पावर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सो पावर हमारा क्या होता है, पावर निकालते कैसे है, करंट इनटू वोल्टेज, तो अब कुछ नहीं करना तुम्हें, करंट का वैल्यू रखो, वोल्टेज का वैल्यू रखो, करंट कितना आया था, Im sin ओमेगा टी प्लस pi/2, वोल्टेज कितना था, Vm sin ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो, Vm Im, दिस इज योर cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, राइट। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, दिस इज योर व्हाट, sin 2 ओमेगा टी बाई 2। अगेन एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर तो ये हुआ, है ना, पावर एट एनी टाइम टी कितना होगा, इतना होगा। अगर एवरेज निकालना है, एवरेज पावर, तो क्या करेंगे, इसे एवरेज लेंगे, कांस्टेंट टर्म का एवरेज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि Vm Im/2 का एवरेज सेम ऐसा ही रहेगा, फिर एवरेज किसका निकालना है, sin 2 ओमेगा टी का, sin 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, 0, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया साइन फंक्शन का एवरेज क्या होता है, 0 होता है। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन व्हाट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी क्या जाएगा तुम्हारा, 0 जाएगा, ठीक है। सो बोथ, अब देखो सीरीज एलसीआर सर्किट आई विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास। आज तुम लोग अगर टाइम से आते, सही से रहते, तो शायद मैं यहाँ तक भी पहुंचती, बट यू पीपल डिडंट कोऑपरेट। 10 मिनट तक मैंने प्रीवियस क्लास को रिकैप किया सो दैट तुम लोग आ जाओ, बट नहीं, ठीक है, एनीवे। सो आज के क्लास में मैंने क्या बताया, आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एलसीआर सर्किट को कल मैं बहुत ही क्विकली खत्म करूंगी और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमें ऑलरेडी फेजर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। कल के क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी आरएमएस वैल्यू के कैलकुलेशन से, कुछ 1-2 क्वेश्चन रखूंगी, उससे समझ में आएगा कि आरएमएस वैल्यू निकालना कैसे है, डन। अभी के लिए हमने इतना पढ़ा कि अगर मेरा करंट का वैल्यू अगर Im sin ओमेगा टी है, अगर ऐसा सिंपल है, या वोल्टेज का वैल्यू हमारा Vm sin ओमेगा टी है, तो मेरा करंट और वोल्टेज कैसा, करंट और वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, Im/√2 Vm/√2। अगर करंट और वोल्टेज इस फंक्शन में नहीं देकर किसी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है।
That we will do in the starting of tomorrow's class, and after that I will discuss series LCR circuit and also LC oscillation. ठीक है, सो मेरा टारगेट ये है, तुम लोग प्लीज प्रिपेयर होके आना, टाइम पे आना, नहीं भी आओगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि पता है तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है. वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, दैट्स माई मोटो. ठीक है, क्योंकि वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्या वेस्ट करोगे, कुछ भी नहीं बचा है. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो और ढेर सारा पढ़ाई करो, क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो प्लीज. दैट यू शुड डू एक्चुअली. यू पीपल आर नॉट डूइंग, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या रीजन था आई डोंट नो. चलो ठीक है, ओके, लेट्स मीट टुमारो.